हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 69th बीपीएससी पीटी के लिए आस्था आईएएस के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, ये सही है। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा, ये भी सही है। पाणिनि ने महाभाष्य नहीं लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, तो ये गलत है। और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, ये सही है, तो गलत है, सी, राइट ऑप्शन सी होगा। महाभाष्य को किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी, द्वितीय कालाशोक के टाइम में, तृतीय अशोक के टाइम में और चतुर्थ कनिष्क के टाइम में। तो इसमें से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एवं कनिष्क, सही ऑप्शन सी होगा। इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबकामी के अध्यक्षता में और कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र के अध्यक्षता में और अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन में और वसुमित्र या फिर अश्वघोष के अध्यक्षता में और कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित मगध से कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के अनुयायियों से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना है? तो उपनिषद का अर्थ होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म का एक विराट सभा का आयोजन भी कराया था। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? तो चोलों के पूरे साम्राज्य को 9 प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत को मंडलम कहा जाता था। तो सबसे पहले तो आ जाएगा मंडलम। उसके बाद प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व एक वायसराय करता था, जिसे राजा से आदेश प्राप्त होता था। प्रत्येक मंडलम कोट्टम या बलनाडम की संख्या में विभाजित किया गया था, जिसे आगे नाडु में उप विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाडु को आगे उर्स या कुर्रम नामक गांव में विभाजित किया गया था, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में महाजनपदों की राजधानी के बारे में सत्य है। अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, अस्मक की राजधानी पोतन थी। ये सभी सही सुमेलित हैं, तो उपयुक्त सभी सही होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। ऐसे 16 महाजनपदों को हम देखें तो इसमें अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा रही, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, वैशाली विदेह मिथिला रही, कौशल की राजधानी श्रावस्ती रही, अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महेशमती रही, मल्ल की राजधानी कुशावती रही, पंचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य रही, चेदी की राजधानी शक्तिमती रही, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन और गंधार की तक्षशिला। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कारुवाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख है इसमें, ये सही है। धौली शिलालेख में सारी प्रजा मेरी संतान है, इसका उल्लेख किया गया है, ये सही है।
कंधार द्विभाषी शिलालेख में मछुआरे और आखेटक का उल्लेख किया गया है, ये सही है। भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी, तो ये गलत है। इस भाब्रू शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म, संघ और धम्म के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। अशोक का भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है और भाब्रू शिलालेख में अशोक को अशोक नहीं प्रियदर्शी कहा गया है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महिला अंगरक्षिकाओं का प्रचलन था, ये सही है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, ये सही है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, नहीं, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था और राज्यों का इससे संरक्षण भी प्राप्त होता था, मतलब इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था और इनकी कमाई के हिस्से से टैक्स भी लिया जाता था। तो वेश्यावृत्ति का प्रचलन तो था, ये गलत है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये सही है। तो गलत जो है वो सी है। अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है। तो स्तंभ लेखों में सामाजिक कल्याण कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। स्तंभ लेखों में धम्म के बारे में कट्टरपन या धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिलता है, ये गलत है दोनों। स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है, ये सही है। शिलालेख सामान्यतः जनता को संबंधित है और स्तंभ लेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर सी वाला ही है। स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है, राइट ऑप्शन सी होगा। मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है, विभिन्न अभिलेखों से यह है स्रोत। मेगास्थनीज की इंडिका से ये भी स्रोत है, बौद्ध साहित्य से ये भी स्रोत है। अशोक की जीवनी ये स्रोत नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था? बलूचिस्तान नहीं, भारत में अवस्थित था। भारत में बंगाल और बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा 8वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ एक महाविहार की स्थापना की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। राजधानियों के बारे में असत्य कथन चुनिए। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये सही है। कुषाणों ने अपनी राजधानी मथुरा बनाया था, ये सही है। शकों ने अपनी राजधानी आगरा बनाया था, नहीं। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला रही, और तीसरा मथुरा में। तो आगरा नहीं होगा, मथुरा यहाँ रहता तो सही रहता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो नालंदा जिले के पावापुरी में, राइट ऑप्शन बी होगा। विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था। गंधार कला धूसर पत्थर, ये सही है। मथुरा कला में लाल पत्थर, ये सही है। अमरावती कला में श्वेत पत्थर, ये सही है। पाल कला में काला पत्थर नहीं था, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है? पशुपति का है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ये सही है। मोहनजोदड़ो हिंदू नदी के तट पर, यह भी सही है। सिंधु नदी के तट पर। लोथल भोगवान नदी के तट पर, यह सही है। धौलावीरा हिंडन नदी के तट पर नहीं, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, तो ये गलत है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से सही मेल है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, ये सही है। एहोल अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये गलत है। अयोध्या अभिलेख से क्या राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं। पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये भी गलत है। प्रयाग प्रशस्ति से क्या विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसलिए ये तीनों गलत है। बी, सी और डी, ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना होती थी, ये भी सही है। लोहे से परिचित थे, नहीं, ये गलत है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। प्रथम संगम का आयोजन अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था, तो ए का 1 हो जाएगा। द्वितीय का तोल्कापियर के अध्यक्षता में, ये सही है, बी का 2। और तृतीय का नकीरर के अध्यक्षता में, ये भी सही है 3, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। 1 2 3, राइट ऑप्शन बी होगा। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे अवंती वर्मन, उसके बाद में दिद्दा, देन हर्ष, देन जयसिंह, राइट ऑप्शन ए होगा। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, ये सही है। 10वें मंडल में शूद्र की प्रथम चर्चा की गई है, ये सही है। प्रथम मंडल में शिक्षा की चर्चा नहीं की गई है, ये गलत है। तो 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है, ये सही है, तो सी गलत होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और मल्लों के गणतंत्र में, राइट ऑप्शन सी होगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी होता था? तो वो राजस्व संग्राहक होता था, राजस्व कर जमा करने वाला, राइट ऑप्शन बी होगा। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल में क्या कारण था? आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, ये सही है। ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना, ये भी सही है। अहिंसा पर अधिक बल देना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? वह शक्तिशाली था, वह अच्छा प्रशासक था, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। सही ऑप्शन डी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है? इसकी स्थापना कनिष्क ने की थी, नहीं। इसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी, ये गलत है। कनिष्क पहले योहिजी थे, जिन्होंने योहिजी समूह के विभाजन के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, नहीं। कुजुल कड़फिसेस पहले योहिजी थे, जिन्होंने योहिजी समूह के विभाजन के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये गलत है। कनिष्क बीम तातकु कड़फिसेस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था, ये सही है, तो इसमें से सी सही है। रजुक कौन थे? तो अशोक के तीसरे अभिलेख में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था, तो मौर्य शासन के अधिकारी थे, राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक का अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसमें से चोल का है, पांड्य का भी है, चेर का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, ये सही है। वे कभी भी मुंडित सिर में नहीं दर्शाए गए हैं, ये सही है। उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, ये भी सही है। वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, ये गलत है। सही ऑप्शन सी होगा। मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ था, ये सही है। वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था, ये भी सही है। उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, ये गलत है। श्रेणियों के उत्पादन में भाड़े के श्रमिक का उपयोग करते थे, ये सही है। गलत सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक हैं? वैसे तो अनोन यूनानी कहा जाता है, लेकिन इसमें आंसर दिया गया है विलियम एच सॉफ दिया गया है इसमें आंसर। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था,
उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था। वहाँ राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। वहाँ सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। वहाँ राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। राइट ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन से शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला? बिंदुसार को। राइट ऑप्शन ए होगा। संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने से किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? तो संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में जो सर्वाधिक सहायक कारक है वो है अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। राइट ऑप्शन ए होगा। वल्लभी संवत अभिन्न हैं। तो वल्लभी संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में की गई थी। इस संवत की तिथि गुप्त संवत के समान ही है। गुप्त संवत और वल्लभी संवत समान प्रतीत होते हैं। वल्लभी संवत का उल्लेख अल-बरूनी के विवरण में भी किया गया है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, गुप्त संवत से। भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो कुषाण थे। राइट ऑप्शन डी होगा। चीनी यात्री फायान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये सही है। वह जल मार्ग से गया था, स्थल मार्ग से आया था लेकिन जल मार्ग से गया था, ये सही है। वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश से स्थल मार्ग से गया था, नहीं, समुद्र मार्ग से गया था, ये गलत है। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा थी, ये सही है। इसमें से गलत सी है। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में है। राइट ऑप्शन सी होगा। गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या था? भूमि का उपसामंतीकरण, ये नहीं था। वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकरणों का स्थानांतरण, ये भी नहीं था। भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण, ये था। तो ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। बेगारी प्रथा नहीं। कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्ष चरित्र किस भाषा में है? तो बाणभट्ट एक संस्कृत राइटर रहे हैं, तो ये संस्कृत में ही लिखा गया होगा। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड बाइल्स कोवेल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस ने 1897 में किया था। राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वो है चचनामा। राइट ऑप्शन बी होगा। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण था, उसने पाल वंश की स्थापना की थी। कनौज पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था। वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया। स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु? नहीं, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। राइट ऑप्शन बी होगा। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो परमार राजा भोज को कविराज कहा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन को। राइट ऑप्शन बी होगा। अष्टप्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की, निम्नलिखित में से कौन सामान्य प्रशासन का प्रभारी था? मोरो त्र्यंबक पिंगले, ये पंत प्रधान थे और राज्य प्रशासन के प्रभारी थे, सामान्य प्रशासन के प्रभारी। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार जो थे अमात्य थे। और अन्नाजी दत्तो सचिव थे, शाही आदेश तैयार करने के लिए जाने जाते थे। और दत्ताजी त्र्यंबक वग्निशो ये मंत्री थे राजपत्राचार के। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फुतुह उस सलातीन, इसका सही मैचिंग होगा ईशामी से, तो ए का 2 हो जाएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से, तो बी का 1 हो जाएगा।
और तारिक फ़िरोज़ शाही ये बर्नी, तो सी का 4 हो जाएगा बर्नी से। खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो से हो जाएगा, डी का 3। तो इसमें से ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में गलत कथन निम्न में से क्या है? तो दिल्ली राजधानी के रूप में, दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, ये दोनों सही है। राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, ये गलत है। दौलताबाद नई राजधानी बनी, ये भी सही है। तो इसमें से गलत सी है। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगने लगा था कि दक्कन के क्षेत्रों पर दिल्ली से शासन करना बहुत ही कठिन है। इसी विचार के साथ उसने राजधानी परिवर्तन का विचार किया। उसने दक्कन में पुणे के पास से विद्यमान दौलताबाद को अपनी नई राजधानी के रूप में चुना। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है? दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में शुरू हुआ था, यानी दीवान ए रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ये सही है। दीवान ए बंदगान को गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरू किया था, तो ये गलत है। दीवान ए सियासत मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, ये सही है। दीवान ए खैरात फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरू किया था, ये भी सही है। गलत बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इक्ता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य था, ये सही है। मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति थी, ये गलत है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाया गया कैटेगरी सिस्टम था, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, तो इसलिए ये गलत है। खालिसा मुग़ल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि थी, ये सही है। इजारा राजस्व नियत कार्य की अनुबंधात्मक पद्धति थी, ये सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का शासक था? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट ऑप्शन सी होगा। रजिया में राजा के सभी गुण थे, परंतु वह सही लिंग की नहीं थी। इन पंक्तियों के लेखक कौन थे? तो इन पंक्तियों के लेखक थे मिनहाज उस सिराज, राइट ऑप्शन सी होगा। मिनाजुद्दीन सिराज ने रजिया के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसने लिखा है, वह महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार, उदार, शिक्षा की पोषक, न्याय करने वाली, प्रजापालक तथा युद्धप्रिय थी। उनमें वे सभी गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए, किंतु स्त्री होने के कारण ये सब गुण किसी काम के नहीं थे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? अल बरूनी ने ताजुल मासिर लिखा था, नहीं, ताजुल मासिर लिखा था हसन निजामी ने, तो ये गलत है। तारिक हिंद क्या हसन निजामी ने लिखा था? तारिक हिंद को अल बरूनी ने लिखा था, तो ये आपस में एक्सचेंज है। तुगलकनामा को क्या अमीर खुसरो ने लिखा था? ये सही है। तबकात नासरी को क्या बर्नी ने लिखा था? नहीं, तबकात नासरी को मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, तो ये गलत है। सही कौन सा है? तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा, यही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था, जो कावेरी एवं तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र था, नहीं। कृष्णा एवं कावेरी के मध्य का क्षेत्र था, नहीं। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र था, ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसमें से 8 मंत्रियों द्वारा परिषद को नहीं, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को नहीं, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को, राइट ऑप्शन सी होगा। बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय हुई थी?
तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने वर्ष 1947 में की थी। वर्ष 1947 में किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। राइट ऑप्शन ए होगा। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया एक उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के थे और इस कारण से उनको महबूब इलाही कहा जाता था। उन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति को इस हद तक अपना लिया था कि उन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा था। तो इसमें से सही ऑप्शन तो होना चाहिए चिश्ती संप्रदाय, हालांकि इसमें दिया हुआ है सतारी। बी ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है, इसमें कुछ एरर लग रहा है। तो चिश्ती संप्रदाय के निजामुद्दीन औलिया योग क्रिया को अपनाए हुए थे, तो इसमें से चिश्ती संप्रदाय सही होना चाहिए। वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था और जिसने अपने आप को अनहल हक घोषित किया था? तो वो थे मंसूर बिन हल्लाज। ईरान में जन्मे मंसूर अल हल्लाज। राइट ऑप्शन सी होगा। चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, ये सही है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ये सही है। तो इसमें से सभी सही है, कोई गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है? तो इंडिका में कहा गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो वो होता था सद उस सुदूर। राइट ऑप्शन बी होगा। किसने कहा मैं न तो काबा में हूँ और न ही कैलाश में और ईश्वर सभी की सांस हैं? कबीर ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनैतिक और सैनिक कार्य? राइट ऑप्शन ए होगा। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। राइट ऑप्शन डी होगा। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेता, खगोलशास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था? सवाई राजा जय सिंह। राइट ऑप्शन ए होगा। मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? व्यापारी से लिया जाने वाला कर नहीं। राजस्व व्यवस्था जिसमें भू राजस्व का निर्धारण जमीन की नाप के आधार पर किया जाता था, ये भी नहीं। जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था, ये सही है। इसमें से सी सही होगा। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। राइट ऑप्शन ए होगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया है? मराठों का अभिलेख में किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के यदि राजवंशों की बात की जाए तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। कुल 84 वर्ष उन्होंने शासन किया। तो गुलाम वंश 84। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, कुल 30 वर्ष। तो खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहा, कितने? 94 वर्ष, कुल 94 वर्ष। और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1450 तक, कुल 36 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक, कुल 75 वर्षों तक, 75 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहली कारखाना लगाया था। नहीं,
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपने पहले कारखाने खोले थे। 1633 में, ना कि 1785 में, ये ईयर गलत है। 1651 में पहली फैक्ट्री हुगली में ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल के हुगली में व्यापार करने की अनुमति थी। इसने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल और बिहार के अन्य स्थानों पर कारखाने खोल लिए थे। तो ये गलत है। ये भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ये सही है। कोची वर्ष 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। ये भी सही है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का शासक था। ये भी सही है। गलत ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। ये सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। यह भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 यानी उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 यानी अगले साल मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इसी युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन के मार्ग को प्रशस्त किया था और इसी युद्ध के द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, यदि इसकी बात करें तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक कबूल को सहाना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर व्यापारी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है फुतुहात-ए-फिरोज शाही, राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, स्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? वह है लोदी गार्डन, राइट ऑप्शन बी होगा। 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था। ये सही है। इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है। ये भी सही है। इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए। ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? हुमायूंनामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, ये सही है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है, ये भी सही है। तारीख़े फरिश्ता को मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? तो दक्षिण राज्यों का जो संघ बना था विजयनगर के विरुद्ध, उसमें शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। तो बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा ये तीनों शामिल थे। उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो इन चारों में से यदि देखें तो गुलाम वंश पहले आया था, 1206 से 1290 तक उसका शासनकाल रहा, 84 वर्ष तक। उसके बाद में खिलजी वंश आया जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक कुल 30 वर्ष रहा। उसके बाद में तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक कुल 94 वर्ष रहा। और उसके बाद में लोदी वंश आया था जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के
उसके बाद में सैयद वंश आया था 1414 से 1450 तक 36 वर्षों के लिए। उसके बाद तब आया लोदी वंश जिसका शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक 75 वर्ष कुल। तो इसमें से डी सही होगा, राइट ऑप्शन डी। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये सभी अकबर के दरबार में थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, राइट ऑप्शन बी होगा। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जीनत महल, राइट ऑप्शन बी होगा। अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। ये कथन है टी.आर. होम्स का, राइट ऑप्शन बी होगा। जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीमदेव था, राइट ऑप्शन डी होगा। वैसे 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सौराष्ट्र के पास प्रभास पाटन के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी सर विलियम क्रुक के कारण नहीं, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के कारण नहीं, एनी बेसेंट के कारण, राइट ऑप्शन सी होगा। सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? तो नियुक्ति हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, लेकिन बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। गांधी जी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, यानी जननी कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को, राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? तो वो था कराची अधिवेशन 1931 का, राइट ऑप्शन ए होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, राइट ऑप्शन ए होगा, शंकरन नायर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? जॉर्ज पंचम ने 1915 में सम्मानित किया था, और लेकिन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने उस ब्रिटिश नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था, लौटा दिया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज पंचम। सुमेलित करें। प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रनादे ने किया था, तो इससे ए का 4 हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो बी का 1 हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सी का 3 हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे स्वामी विवेकानंद, तो डी का हो जाएगा 2। तो इसमें से ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना ए पांडुरंग ने की थी, ये सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये सही है। तो इसमें से सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो वो थे राधाकांत देव, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? विधवा पुनर्विवाह, ये मांग थी। लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी मांग थी। स्त्री शिक्षा, ये भी मांग थी। राजनीतिक सुधार नहीं था, राइट ऑप्शन सी होगा। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए आर्य समाज आंदोलन में पहली बार भारत भारतीयों के लिए है का नारा 1876 में दिया गया था, तो राइट ऑप्शन बी होगा, आर्य समाज।
एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये सही है। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया, ये भी सही है। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये सही है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये नहीं था। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, ये भी नहीं। इसमें से ए सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो महात्मा गांधी ने 1908 में जहाज़ से लंदन के रास्ते भारत से दक्षिण अफ्रीका की अपनी वापसी यात्रा के दौरान हिंद स्वराज लिखा था और इसी में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। राइट ऑप्शन सी होगा, हिंद स्वराज। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। भारतीय दंड संहिता का मसौदा। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था और भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, ये सही है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नहीं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, तो ये गलत है। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी, ये सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, ये सही है। लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, नहीं, लॉर्ड कैनिंग को नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो थे सी राजगोपालाचारी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था, नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, तो ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटल लॉ तैयार करवाया था, ये सही है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं थी? शैक्षणिक सुधार, ये थी। रेल मार्ग का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, ये भी थी। भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम लाया, नहीं। भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा 1821 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, तो ये गलत है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, नहीं। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये सही है। इसमें से देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, नहीं। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन, नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये उद्देश्य था प्रारंभ में उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था?
तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, ये सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, नहीं उन दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं हुआ था, तो ये गलत है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये सही है। गलत है सी, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखा, ये सही है। आर्य समाज, लाला लाजपत राय ने लिखा, ये भी सही है। भारतीय संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, राइट ऑप्शन डी होगा। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर सही नहीं है? उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते थे, ये सही है। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, ये गलत है। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, लेकिन उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे। उग्रवादी भारतीय शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे, तो ये गलत है। उदारवादी ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते थे, जबकि उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है, यही अंतर सही नहीं है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो कर था चौकीदारी कर। मालवा नहीं, हाथी भी नहीं, विकास नहीं, चौकीदारी कर था। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। बिल्कुल, राजनीतिक कैदियों के रिहा करने की मांग की गई, मांगों को नहीं माना गया, इस कारण से इस्तीफा दे दिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने, राइट ऑप्शन बी होगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी AISPC ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था, जिसे विभिन्न प्रकार से प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। प्रजामंडल आंदोलन, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं। मार्च 1922 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ किया था, उसके बाद में मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, तो ये गलत है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1916 को। तो ये सही है, गलत नहीं, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। ऐसे इसमें सी को गलत बनाया गया है। इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, AB अलेक्जेंडर थे, तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा।
20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक राइट ऑप्शन ए होगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो वैसे देखा जाए तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के की थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सचिव थे बिहार में जो स्थापना हुई थी इसकी, और इसका नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। मतलब ये रहा कि बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे श्री कृष्ण सिंह, और स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी पहले सचिव बने थे। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसके नायक जो थे वो थे गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। राइट ऑप्शन सी होगा। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ये गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग। ये गलत है। बी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी? तो भारतीय विधायिका द्विसदनीय बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ जो दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 इसके द्वारा नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाई गई थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट 1919 को। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन, संबंधित विषय। लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था, ये सही है। मद्रास 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ये सही है। 1936 का फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ये सही है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो उपयुक्त सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई तथा बालचंद हीराचंद में कौन सी बात समान थी? ये भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे? नहीं, ये सभी भारतीय उद्योगपति थे, यही सामान्य बात थी। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण? नहीं। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता? राइट ऑप्शन बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में, यदि ये सिर्फ याद है, लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी में से इसमें 4 सिर्फ डी वाले में आ रहा है, तो ऐसे ही डी ऑप्शन सही होने जा रहा है। वैसे देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ए का 1 हो जाएगा। और लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, बी का 4 हो जाएगा। और लॉर्ड लीटन के टाइम में दिल्ली दरबार लगा था, तो सी का 3 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो डी का 2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन डी हो गया।
1793 ईस्वी के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन से सही है? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार कृषकों में निहित किए नहीं, जमींदारों में निहित हुए थे। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किए, ये सही है। जमींदार को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही हो रहा है। 2 और 3 सही वाला ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन 4 ऑप्शन चिरस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी लाभ हुआ जबकि कृषकों को नुकसान हुआ। कृषकों को नुकसान हुआ, जमींदारों को तो लाभ हुआ, लेकिन कृषकों को नुकसान हुआ। तो ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 2 और 3 बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया था? तो 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की थी और उन्हीं के सभापतित्व में साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर के अंतिम निर्णय लिया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा अप्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो वो था लॉर्ड रिपन के टाइम में। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता की प्रतिष्ठा का शिखर माना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनका स्वागत काले झंडे से किया जा रहा था। इस तथ्य के विरोध में कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के कम्युनिकेशन के मुद्दे पर समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों नहीं किया? विरोध का नेतृत्व पंजाब नौजवान भारत सभा ने किया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की तत्कालिक वजह क्या थी? मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं, बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न रोष, ये भी नहीं था, उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद, ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन पहले नहीं हुआ था, असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, सबने अज्ञा आंदोलन उसके बाद, देन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकारण की जांच पड़ताल करना, ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, ये भी नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक नहीं, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद नहीं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। राइट ऑप्शन सी होगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1923 में की थी और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। राइट ऑप्शन सी होगा। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, इसका स्थापना हुई थी 1882 में। हंटर आयोग बना 1882 में। सैडलर आयोग 1917 में बना था, 1917 में। और वुड डिस्पैच ये आया था 1854 में, 1854 में। सार्जेंट योजना बनी थी 1944 में, 1944 में। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, सबसे पहले ए नहीं, सबसे पहले सी होगा। वुड डिस्पैच 1854, सबसे पहले सी, उसके बाद में ए,
देन बी और देन डी, सबसे लास्ट में डी आएगा, CABD, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आस्था IAS के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।